नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए रखी है जो अभी 40 की एज के आसपास हैं। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, सवाल पूछते हैं और जो मेरी वीडियोस देखने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो 40 के आसपास ही हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट्स इन्हीं के आते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि सर हमने इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लेट हो गए, हम लोग 40 के आसपास पहुंच चुके हैं, तो क्या ये सही समय है एसआईपी करने का, या फिर अब हम लेट हो चुके हैं और हम बड़ा कॉर्पस अब नहीं बना पाएंगे। क्योंकि इतना लोग समझ चुके हैं कि एसआईपी का जो रियल बेनिफिट है ना, वो लंबे समय में ही मिलता है। क्योंकि कंपाउंडिंग का जो मैजिक है उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए पैसा बनाने के लिए। लेकिन देखिए, 40 की एज के अगर आप आसपास हैं तो आप अभी उतना लेट भी नहीं हुए हैं कि आप इससे जो है बेनिफिट ना ले पाएं। क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आपके पास इजीली यहाँ पर 20 साल का समय है। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या मिस्टेक्स हैं जिनसे आप बच सकते हैं, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, किस तरह से आप अपने निवेश को प्लान कर सकते हैं अगर आप 40-45 के आसपास हैं। तो वो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव आज की ये होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मेरी भी कोशिश रहेगी कि हर एक पॉइंट को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं, जैसे कि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट मैंने यहाँ रखा है कि क्या हम लेट हो गए हैं। देखिए, अगर आपकी एज अभी 40 हम लोग मानकर चलते हैं, 40 की एज है, अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो आपके पास अभी 20 ईयर्स का टाइम है। वहीं अगर आप इसको स्टार्ट करते, अगर आपकी एज 30 होती तो आपके पास 30 ईयर्स का टाइम होता, ठीक है। और अगर आप इसको 25 में स्टार्ट करते तो आपके पास 35 ईयर्स का टाइम होता, ठीक है। 25 में तो बहुत कम लोग होते हैं जो स्टार्ट कर पाते हैं, लेकिन 30 में काफ़ी लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है उसको मैं आपको एक एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू यहाँ समझाऊंगा, ताकि चीज़ आपको ये क्लियर हो जाए। ये तो है कि हाँ, 40 में आपके पास 20 ईयर्स का टाइम है, तो इनके मुकाबले तो आप उतना कॉर्पस नहीं बना पाएंगे, लेकिन क्या स्ट्रेटजी है जो आप अच्छा कॉर्पस 40 के आसपास की एज में भी बना सकते हैं, उसको भी समझेंगे। चलिए सीधा एक एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी जो एज है, सबसे पहले हम यही ले लेते हैं, 30 एज है, ठीक है। अगर 30 की एज है तो 30 ईयर्स का आपके पास ड्यूरेशन है। आप मान लीजिए एसआईपी करते हैं, यहाँ हम लोग रख लेते हैं, चलिए 8,000 रुपये रख लेते हैं, ठीक है। अगर आप 8,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो हम जो यहाँ पर रिटर्न मानकर चलते हैं 12% की एवरेज लेकर चलेंगे सभी में, जो ड्यूरेशन है हमारे पास वो आ जाती है 30 ईयर्स की। तो देखिए, 8,000 रुपये की एसआईपी 30 साल में 12% पर लगभग कितना पैसा बना रही है, आपके सामने है 2.5 CR, ठीक है। तो 30 की एज में, यहाँ लिख देते हैं नीचे, 30 की एज में 8,000 रुपये की एसआईपी, 8,000 रुपीज़ की एसआईपी है, उसने कितने बनाया, 2.5 CR, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 25 की अगर एज है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एज 25 की है, यहाँ क्या करेंगे, हम एसआईपी का अमाउंट और घटा देंगे, ठीक है। यहाँ हम अमाउंट रखेंगे सिर्फ 5,000 रुपये का, और जो हमारी ड्यूरेशन है वो हो जाएगी यहाँ 35 साल। चलिए अब देखिए यहाँ क्या होगा, 5,000 रुपये की एसआईपी 35 साल में कितना पैसा बना रही है, लगभग 2.8 CR, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, 5,000 रुपये की एसआईपी, 12% की रिटर्न रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, 35 साल की हमारे पास आ गई है ड्यूरेशन। तो यहाँ जो पैसा बन रहा है 5,000 पर मंथ में, वो भी कितना बन रहा है, 2.8 करोड़ के आसपास। देखिए डिफरेंस आपके सामने है। अगर हमने 8,000 रुपये की एसआईपी की, अगर हमारी एज 30 साल थी तो कितना बना, 2.5 CR। वहीं 25 की एज में अगर 5,000 की शुरू करते हैं तो कितना बन रहा है, 2.8 CR। अब देखिए, अब बात आती है 40 की एज की, ठीक है। अगर हमारी 40 की एज है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज करके कर रहे हैं, कितना, 12,000, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यही है, बस ड्यूरेशन यहाँ पर 35 की जगह हमारी हो जाएगी 20। 12,000 रुपये की एसआईपी कितना बना रही है, 1.1 CR। यानी कि यहाँ पर हमें जो एसआईपी का अमाउंट है वो बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें 1 करोड़ के आसपास जाना है। तो 40 की एज में हमें जो एसआईपी का अमाउंट है उसको 12,000 रुपये पर मंथ तो मिनिमम यहाँ रखना ही होगा, तब वो 1 CR के आसपास जा सकता है 12% के रिटर्न्स पर। लेकिन
अभी क्या है ना, आप 12,000 रुपये की SIP करेंगे 1 CR के लिए, लेकिन इसको सिंपल नहीं करना, इसमें एक स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो करना है। कैसे आप इस अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको समझिए कि कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो कैसे काम करता है। अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आप कम अमाउंट से भी ज़्यादा बेनिफिट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। 40 की एज में इन्वेस्टमेंट की आपके गोल्स क्या हैं और स्ट्रेटजी जिस पर मैंने बात करी थी ये हमें क्या लगानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले गोल्स पर बात करूँ, चलिए अगर मैं यहाँ गोल्स पर बात करता हूँ कि जो आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो आपका गोल होगा वो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट हो सकता है, रिटायरमेंट, ठीक है। इसके लिए आपके पास निवेश के लिए 20 ईयर्स का टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आपका गोल होगा यहाँ पर हो सकता है कि वो बच्चों की हायर एजुकेशन हो, बच्चों की जो एजुकेशन है उसके लिए आपका यहाँ पर गोल हो सकता है कि आपको पैसा जमा करना हो, ठीक है। या फिर आप बच्चों की मैरिज के लिए भी यहाँ पर हो सकता है एक कॉर्पस बनाना चाह रहे हो, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर, आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी यहाँ होना चाहिए। इमरजेंसी फंड ये भी ज़रूरी है, क्या पता कब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। ये मेनली आपके पास 3 तरह के गोल 40 to 45 की एज में रहते हैं, ठीक है। बच्चों की शादी का खर्चा हो सकता है, उनकी एजुकेशन का खर्चा हो सकता है, रिटायरमेंट की प्लानिंग हो सकती है और एक इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा यहाँ पर होना चाहिए। अब हमारे पास ये 3 गोल हैं। इन 3 गोल को हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं? अगर हम लोग नॉर्मली मानकर चलते हैं, हम लोग यहाँ पर जो SIP करेंगे वो लगभग 12,000 रुपये महीना की करते हैं, तो इसको हमें आपस में बांटना होगा दोस्तों। सिर्फ ये नहीं है कि 12,000 रुपये किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में हमने डाल दिए और उससे हमें बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। हमको इसको 12,000 रुपये को इसका डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, इसको तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा? देखिए, हमें इसका ना एक गोल सेलेक्ट करना होगा, हर SIP को एक नाम देना होगा। जैसे 12,000 रुपये की हमारी SIP का अमाउंट है हमारा, हम इसमें लगभग 4 से 5 म्यूचुअल फंड स्कीम यहाँ रखेंगे और हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक नाम होगा। जैसे कि मान लीजिए 12,000 में से मैं क्या करता हूँ, लगभग 3,000 रुपये की जो मेरी SIP है ये मैं रिटायरमेंट के लिए रख दूंगा, तो ये मेरा एक रिटायरमेंट का यहाँ पर फंड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मैं क्या करूँगा, बच्चों की जो हायर एजुकेशन है या फिर उनकी जो मैरिज का अमाउंट है वो मैं लगभग 6,000 रुपये यहाँ पर रख दूंगा, तो ये मेरे किड्स के लिए हो जाएगी, चाहे उनके एजुकेशन के लिए हो चाहे मैरिज के लिए हो। और बाकी के जो मेरे पास 3,000 रुपये बचेंगे ये एमरजेंसी के लिए मैं रखूँगा एक एमरजेंसी फंड में, जिसकी ज़रूरत कभी भी किसी भी कंडीशन में मुझे पड़ सकती है। इस तरह से जो भी आपका अमाउंट होगा, 12,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 10,000 हो, आपको उसको टुकड़ों में यहाँ पर ज़रूर बांटना पड़ेगा। अब एक चीज़ को और समझिए, जो मैं स्ट्रेटजी की बात यहाँ कर रहा था, चलिए इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक स्टेप अप SIP का यहाँ यूज़ करना होगा। इसको बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12,000 रुपये महीना की एक SIP हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेप अप हमें यहाँ करना होगा। स्टेप अप का मतलब है हमारी जो SIP है उसको हमें हर साल बढ़ाना होगा। सिर्फ जो अमाउंट मैं आज लेकर चल रहा हूँ इसको मैं अगले 20 साल तक कंटिन्यू रखूँ वो तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है, हमारी सैलरी बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है ना, तो SIP का अमाउंट भी ज़रूर बढ़ना चाहिए। अगर आप इसको 10% से बढ़ा ले जाते हैं और जो हमारी ड्यूरेशन है वो यहाँ पर 20 ईयर्स की है और जो रिटर्न्स हम मान कर चल रहे हैं लगभग 12% के यहाँ हम लोग लेकर चल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, चलिए 12 रख लेते हैं। देखिए 12% के रिटर्न्स पर आप देखेंगे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 82,47,600 रुपये का हो रहा है और उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो लगभग 2,38,66,000 रुपये के आसपास जा रही है। अब देखिए मैंने अभी आपको एक स्लाइड में दिखाया था कि अगर हम लोग 12,000 रुपये महीना की SIP करते हैं तो लगभग 1 करोड़ का अमाउंट बन रहा था 20 साल में। लेकिन वहीं अगर हमने इसको स्टेप अप कर दिया, यानी कि हमने अपने अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ा दिया, तो हम एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। वही मैंने कहा था ना कि लेट नहीं हुआ है, आपको सही स्ट्रेटजी पकड़नी होगी, तभी आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी आपका SIP अमाउंट है उसको हमें टुकड़ों में तोड़ना होगा और स्टेप अप SIP का हमें यहाँ यूज़ ज़रूर करना होगा। अब देखिए पोर्टफोलियो एलोकेशन को यहाँ पर समझते हैं कि अगर हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए
सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एक अच्छा खासा एलोकेशन रखना होगा। लार्ज कैप का मतलब बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े स्टॉक्स होते हैं, तो इसको आपको इसका जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर रखना होगा। आप एक लार्ज कैप फंड रख सकते हैं, इसके साथ आप एक फ्लेक्सी कैप को ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप, देखिए आपने इसमें एक इमरजेंसी फंड भी ऐड करना है, तो इमरजेंसी के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक लिक्विड फंड को यहाँ रखना होगा। लिक्विड फंड, इससे क्या होता है ना, आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। यहाँ आपके जो पैसा है वो इक्विटी में नहीं रहता, तो ज़्यादा जोखिम में पैसा आपका नहीं रहता है। ठीक है, आपने लार्ज कैप रखा, आपने एक फ्लेक्सी कैप रखा, एक लिक्विड फंड आपने यहाँ पर रख लिया इमरजेंसी के लिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मिड कैप फंड को आप रख सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन काफ़ी लंबी है, तो मिड कैप को यहाँ रखा जा सकता है। मिड कैप, स्मॉल कैप को भी चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर अवॉइड करेंगे तो ठीक है, आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, एक लिक्विड फंड, इसको रख सकते हैं। और आप एक यहाँ पर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को भी रख सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, देखिए कोशिश ये करनी है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह से बने कि कभी भी हमें पैसे की जरूरत पड़े तो हम इजीली निकाल सकें। बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हमारा पैसा निवेश ना हो कि हम अपने पैसे को निकालने के लिए परेशान हो जाएं कि यार रिटर्न ही नहीं आ रहे हैं, जब बढ़ेगा तब निकालेंगे। ये कंडीशन ऐसी है कि हमें कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि बड़े स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश हमें रखना है। आप चाहें तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की जगह एक मल्टी एसेट फंड को भी ऐड कर सकते हैं। मल्टी एसेट फंड में आपका पैसा इक्विटी के साथ साथ गोल्ड में भी, रियल एस्टेट में भी, काफ़ी एसेट क्लास में भी पैसा आपका और अदर निवेश होता है। तो मल्टी एसेट फंड भी एक बढ़िया ऑप्शन है। आप उसको चाहे तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की तरह एक मल्टी एसेट फंड को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। अब जो अमाउंट है, मान लीजिए 12,000 है आपका या 15,000 है, मैक्सिमम 5 फंड्स आप रखिए, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि लार्ज कैप में आप कुछ पैसा डाल दीजिए, कुछ पैसा फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए। जैसे कि लिक्विड फंड है, यहाँ का जो अमाउंट 12,000 की SIP पे हमने 3,000 रुपये रखा था, आप इसको रख सकते हैं। अब जैसे कि आपकी जो प्लानिंग है रिटायरमेंट के लिए, उसके लिए आप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। और जो गोल्स आपके नज़दीक हैं, जैसे कि लार्ज कैप को और ये जो आपका मल्टी एसेट फंड होगा, इसको आप नज़दीकी गोल्स के लिए रख सकते हैं। और जो आपके दूर के गोल हैं, इसको आप मिड कैप में उतना परसेंटेज रखिएगा, बाकी मिड कैप और फ्लेक्सी कैप को आप कंबाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपको पोर्टफोलियो को बनाना है। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा चलिए बता ही देते हैं कैसे बनाना है। देखिए, लार्ज कैप और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर जो मल्टी एसेट फंड है, जो गोल आपका नज़दीक है, मान लीजिए आपको अगले 10 साल में, 8 से 10 साल में आपको लग रहा है कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो पैसा आप लार्ज कैप और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट फंड का कॉम्बिनेशन बनाकर इसमें रख सकते हैं। आपको लग रहा है कि मेरा जो एक गोल है वो थोड़ा सा अभी दूर है, उसके लिए आप फ्लेक्सी कैप में अमाउंट डिसाइड कर लीजिए। और जो गोल आपका और भी अभी दूर है, जिसमें 20 साल के आसपास का समय है, जैसे कि रिटायरमेंट फंड है, उसको आप मिड कैप में रख सकते हैं। और बाकी जो इमरजेंसी फंड है उसको आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए। यहाँ क्या होगा कि जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी आप इजीली उसको निकाल पाएंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, पैसा जल्दी ही आपके अकाउंट में आ जाता है। रिटर्न कम मिलेंगे, लेकिन इमरजेंसी का मतलब है कि आपको रिटर्न से ज़्यादा मतलब नहीं है, पैसा आपके हाथ में होना चाहिए। तो लिक्विड फंड का यहाँ पर यही बेनिफिट है कि इमरजेंसी का पैसा यहाँ पर रखा जा सकता है। ठीक है, अगला और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, स्पेशली 40 की जो एज में लोग हैं ना, वो लोग करते हैं। वैसे तो जो म्यूचुअल फंड्स में मिस्टेक्स पर मैंने प्रॉपर वीडियोस भी बनाई हुई है, लेकिन स्पेशली मैंने मिस्टेक्स निकाली हैं जो नॉर्मली 40 से 45 की एज में ही लोग ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले तो डर, सबसे पहले तो डरते हैं निवेश करते हुए, यार SIP करूं या ना करूं, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, अब तो लेट तो नहीं हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले डर को ख़त्म करना है। डरना नहीं है कि अमाउंट आप डिसाइड कीजिए अपने अकॉर्डिंग और SIP को आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा है FD पे भरोसा। FD पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि यार FD में ना रिटर्न्स फिक्स है, रिटर्न्स फिक्स है लेकिन रिटर्न्स भी तो कम है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, FD में जो 60 प्लस हैं उनको तो स्पेशल बेनिफिट मिलता है, लेकिन 40-45 की एज में आपको नॉर्मल ही यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अगर आप उसको महंगाई से कंपेयर करेंगे तो आपका पैसा ग्रो ही नहीं होता है। मान लीजिए इन्फ्लेशन आपका 5 से 6% चल रहा है, आपको 6.5% मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो क्या ही आपका पैसा ग्रो हुआ है। पैसा ग्रो करना है तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स आपको चाहिए, तभी तो पैसा ग्रो होगा। तो FD में पैसा डालना ऐसा नहीं है कि गलत है, डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जोखिम आपको लेना पड़ेगा अगर आपको रिटर्न्स अच्छे बनाने हैं।
मार्केट क्रैश से लोग डरते हैं कि अगर मार्केट गिर गई तो मेरे पैसे का क्या होगा, मेरी तो पैसे डूब जाएंगे, एसआईपी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं है, मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा चलता है, क्रैश से घबराना नहीं है। मार्केट में क्रैश आ गया कोई बात नहीं, आज क्रैश आया तो कल मार्केट उठेगा भी। कोविड के टाइम पर देखिए मार्केट में कितनी गिरावट थी और आज की डेट में देखिए कितने ज़्यादा रिटर्न्स लोगों ने बनाए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल रहने की ज़रूरत है। क्रैश आते रहेंगे, मार्केट उठती रहेगी, गिरती रहेगी, ये हमेशा चलेगा, इसको लेकर कभी भी पैनिक नहीं होना है। पोर्टफोलियो में गलत फंड्स को ले लेना, सब कुछ समझने के बाद भी लोग क्या करते हैं, ऐसी स्कीम्स को देख लेते हैं, जैसे कि नॉर्मली मैं बताऊंगा स्मॉल कैप्स में ज़्यादा भरोसा लोग कर लेते हैं और अपना मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में डाल देते हैं और जब मार्केट में गिरावट आती है तो पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड हो जाता है। उससे क्या होता है ना, उनके अंदर भी नेगेटिविटी आती है कि यार गलत ही एसआईपी के चक्कर में हम लोग पड़ गए, लेकिन गलती उनकी ये थी कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस ही नहीं किया। तो स्कीम्स आपको ऐसी चूज करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोशिश ये करनी है कि रिटर्न्स थोड़े से कम मिल जाएं, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो 40-45 की एज में आपको कोशिश करनी है कि ऐसे फंड चूज करने हैं, रिटर्न्स थोड़े से कम हो लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। कभी भी वीडियोस को देखकर या किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जानकर कि पिछले 1 साल में इसके तो 20% के रिटर्न थे, 25% के रिटर्न थे, पैसा पूरा उसमें निवेश कर देना एकदम गलत हो जाता है। आप जब तक उस फंड की डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये हमारे पैसे को आखिर मार्केट में निवेश कहाँ करेगा, रिटर्न्स इतने बने हैं तो आखिर उसके पीछे क्या रीज़न है, तब तक पैसा आपको किसी स्कीम में मेरे हिसाब से तो निवेश नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, इनसे भी आपको ज़रूर बचना है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। अगर आप 40 to 45 की एज में हैं तो किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।